हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जैसा कि मनोवृत्ति वाला सेशन हमारा समाप्त हो चुका है, उसके बाद हम आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे कि किस तरह हम जो आयोग हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, उनका जो एक व्यवस्थित फॉर्मेट होना चाहिए वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। परंतु आंसर फॉर्मेट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे 2019 और जो 2020 है, इनके सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे यदि मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर थे 2019 में वो 3 रहते थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या रहता था, केवल केस स्टडी रहती थी। क्या रहती थी? केस स्टडी रहती थी। और ये कितनी रहती थी? 2 रहती थी, एक 30 नंबर की और एक 35 नंबर की, यानी कि टोटल कितने की हो गई? 65 नंबर की। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमको 150 वर्ड में क्वेश्चन लिखना रहता था। और जो 150 वर्ड है, 150 वर्ड के हमारे पास कितने क्वेश्चन आते थे? 15 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 15 क्वेश्चन आते थे। और 15 क्वेश्चन के लिए मार्किंग क्या रहती थी? एक क्वेश्चन के लिए कितनी रहती थी? एक क्वेश्चन के लिए रहती थी 6 रहती थी। तो 15 6 कितना हो गया? 90। ये 90 मार्क के क्वेश्चन आते थे। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमको शॉर्ट में लिखने के लिए आते थे कितने शब्द में? ये आते थे हमें 30 शब्द में लिखने के लिए, 30 वर्ड में। और कितने क्वेश्चन रहते थे इसमें? इसमें भी 15 क्वेश्चन रहते थे। और प्रत्येक के कितने नंबर थे? 3 नंबर थे। तो ये कितने का हो गया? 45 मार्क्स। ठीक है। और ये 65, मतलब कि 2019 में हमारे पास पेपर जो 4th था, पेपर 4th के मेन जो क्वेश्चन रहते थे वो 3 थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट में अति लघु उत्तरीय 15 क्वेश्चन रहते थे। प्रत्येक के कितने मार्क्स थे? 3। तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें से कितने नंबर का पूछता था हमको? 45 नंबर का। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमें वो 15 क्वेश्चन पूछता था और कितने शब्द में लिखने पड़ते थे? 150 शब्द में। और प्रत्येक की मार्किंग कितनी थी? 6। तो इसी तरह कितना हो गया? 90। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 45 नंबर का पूछता था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 90 नंबर का पूछता था, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो 2 केस स्टडी देता था। एक केस स्टडी 3 नंबर की, दूसरी केस स्टडी कितने की हो गई? 35 की। और क्वेश्चन नंबर 3 कितने का रहता था? 65 का। तो ये 65, 45 और ये 90 है। टोटल हमारे पास कितना हो जाता है? 200। ठीक है। ये कब की बात है? अभी की नहीं बता रहा हूँ, ये 2019 की बात है, जब पहले पेपर होते थे। सॉरी, हाँ, 2019 तक यही हमारा सिलेबस था। अब 2020 है, अब 2020 में सिलेबस क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो चेंज हो गया है तो अब इसमें हम देखेंगे कितनी यूनिट है हमारे पास। अब पहले यूनिट वाइज नहीं था, पहले पेपर यूनिट वाइज नहीं था, बस सिलेबस दिया था, उसको जो अच्छा लगता था वो वहाँ से उतना पूछ लेता था। परंतु 2020 है, अब 2020 में क्या कर दिया है? 2020 में यूनिट वाइज कर दिया गया है। ये 2020 है, 2020 में जो सिलेबस दिया है यूनिट वाइज है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट,
थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और ये फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में तो साफ साफ है, क्या है, केस स्टडी है। क्या है, केस स्टडी है। ठीक है, अभी जो पहली यूनिट है, अब पहली से फोर्थ यूनिट तक हमारे पास क्या आएंगे, केवल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो केवल कहाँ से पूछेगा, यूनिट फर्स्ट से लगाकर फोर्थ तक। पांचवी यूनिट से क्या आएगा, केस स्टडी आएगी। पांचवी यूनिट की जो केस स्टडी है उसके लिए उसने कितने नंबर रखे हैं, 40 नंबर। और 40 नंबर में कितनी केस स्टडी पूछेगा, 2, एक 20 की, दूसरी 20 की। ठीक है, बात को समझ रहे हो। अब देखना ये है कि जो फर्स्ट से जो फोर्थ यूनिट है ना, इसमें हमसे वो क्या पूछेगा। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास, पांचवी यूनिट के लिए 40 नंबर है, 1 से 4 के लिए कितने मार्क्स हो गए हमारे बच्चे, हमारे पास बचे हैं 160 मार्क्स। ओके, अब 160 मार्क्स जो नंबर हैं, 160 नंबर बचे हैं फर्स्ट से फोर्थ यूनिट के लिए। तो इसमें वो क्वेश्चनों की 3 पैटर्न हमें बता रहा है। ठीक है, कितने पैटर्न, 3 पैटर्न बता रहा है। फर्स्ट पैटर्न बता रहा है वो हमें अति लघु उत्तरी का। ठीक है, एंड सेकंड पैटर्न हमें बता रहा है लघु उत्तरी का, एंड थर्ड पैटर्न हमें बता रहा है वो दीर्घ उत्तरी का। ठीक है, अति के लिए उसने कितने नंबर हमें दिए हैं, 2 नंबर। लघु के लिए हमें कितने नंबर दिए हैं उसने, 5 नंबर। ठीक है, और दीर्घ के लिए उसने हमें कितने दिए हैं, दीर्घ के लिए उसने हमें दिए हैं टोटल मिला के, दीर्घ के लिए हमें वो दे रहा है 20 नंबर। ठीक है, दीर्घ के लिए कितने दे रहा है, 20 नंबर। अब उसने हमें ये बोला है कि जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अब यदि अति की बात करें हम, ठीक है, अति लघुत्तरी की, तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक यूनिट से कितने पूछेगा हमें, वो 5 पूछेगा। ठीक है, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। ठीक है, ये 5 है। अब इसके बाद हम बात करें लघुत्तरी क्वेश्चन। लघुत्तरी क्वेश्चन की बात करें तो लघुत्तरी क्वेश्चन वो हमें पूछेगा, प्रत्येक यूनिट से कितने पूछेगा, 2। मतलब पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन, दूसरे से 2 क्वेश्चन, तीसरे से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय पहली यूनिट से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, 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 ये हमें साफ बताया है आयोग ने। ठीक है, ये बात हो गई 2 और फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो अति लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी को हम देखें तो अति लघुत्तरी हमारे पास कितने हो गए, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब यदि लघुत्तरी को देखें 2, 4, 6 और 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गया। और दीर्घोत्तरी को देखें 1, 2, 3 और कितने हो गए, ये 4 क्वेश्चन हो गए। मतलब कि दीर्घोत्तरी ये 4 क्वेश्चन हो गए, लघुत्तरी हमारे पास 8 हो गए और अति लघुत्तरी कितने हो गए, 20 हो गए। अब अति लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी के लिए मैंने आपको पहले बताया था उसने कितना मार्क दिया है, 2। तो ये कितना हो गया, एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो 20 का कितना हो गया, 40। उसी तरह मैंने आपको बताया था लघुत्तरी एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो ये 5 का इंटू करो, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दीर्घोत्तरी कितने का है, 20 का, तो दीर्घोत्तरी कितने हैं, 4, तो 20 का इंटू करो, कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये 80 नंबर हो गया। समझ रहे हो बात। तो लघुत्तरीय जो अति लघुत्तरीय है, अति लघुत्तरीय टोटल कितने नंबर का हो गया हमारे पास, 40 नंबर का। लघुत्तरीय टोटल हमारे पास कितने नंबर का हो गया, ये देखो 8 क्वेश्चन, एक 5 नंबर का, टोटल 40 नंबर का। ठीक है,
और दीर्घ उत्तरी यदि हम देखें तो दीर्घ उत्तरी में 4 क्वेश्चन और प्रत्येक का 20 नंबर, तो कितना का हो गया, 80 का हो गया। अब देखो 40 40 80 और 80 कितना, 160। हो गई बात क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि मैं आपको सिंपल से समझाना चाहूं तो आप ध्यान रखना, जो अति लघुत्तरीय है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे हमारे पास, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक के लिए कितना नंबर रहेगा, प्रत्येक के लिए हमारे पास रहेगा 2 नंबर रहेगा, तो ये टोटल कितने का हो गया, 40 नंबर का पूछेगा। लघु में हमारे पास कितने क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरी में हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे 8 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक का कितना नंबर रहेगा, 5 मार्क रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और दीर्घ जो है, दीर्घ से हमें कितना पूछेगा, वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, और प्रत्येक की मार्किंग कितनी रहेगी, प्रत्येक की 20 मार्किंग रहेगी, तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 40 80 80 160 नंबर, 160 नंबर का क्वेश्चन हो गया। केस स्टडी रहेगी कितने नंबर की, 40 नंबर की, हमारा कितना हो गया, 40 और 200 नंबर का हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरी की। अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी के लिए हमें वो 3 लाइनें दे देगा। ठीक है, अब 3 लाइनें देगा। अब ये 3 लाइनों में ही हमें हमारा आंसर क्या करना है, पूरा करना है। यदि हमारे पास किसी पुस्तक का नाम आता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम आता है, या कुल मिला के यदि मैं बोलूं अति लघु उत्तरी में आपके पास किसी संज्ञा का नाम आता है। सर संज्ञा क्या होती है, किसी विषय, वस्तु, स्थान का नाम ही क्या है, किसी विषय, वस्तु, स्थान का नाम ही क्या है, संज्ञा है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, विषय, वस्तु या स्थान का नाम क्या है, संज्ञा है। यदि आपको अति लघु उत्तरी में कोई संज्ञा देता है लिखने को, है ना, आप उसमें कोई व्यक्ति भी आ गया, विषय भी आ गया, वस्तु भी आ गया, स्थान भी आ गया, ठीक है, तो हमें सीधी सी बात है उसके बारे में 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको आता है रामचरितमानस, ठीक है, आप कुछ भी हो इसके बारे में आपको 3 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। किसकी रचना है, किसकी रचना है ना, इसकी प्रमुख बात कौन सी है, और एक इस पे आधारित है ना। इन 3 यानी कि कोई भी 3 बातें हमें लिखनी ही पड़ेगी यदि किसी विषय या व्यक्ति पर आता है। बात समझ गए बात को? हाँ, यदि वो सिंपल पूछ लेता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो हमें ये तीनों लाइन उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देंगे हम तुलसीदास जी की रचना है। बट यदि वो रामचरितमानस यानी कि सीधे सीधा संज्ञा लिख के देता है, एक शब्द लिख के दे देता है, तो हमें वहां पर तीनों लाइन लिखनी पड़ेगी, 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ सर, आपके पास जो अति लघुत्तरी रहेगा, ठीक है, अति लघुत्तरी रहेगा, अति लघुत्तरी में आपसे वो किसी संज्ञा का नाम पूछ सकता है, ठीक है, संज्ञा के नाम में क्या आ सकता है आपसे, आपसे वो किसी पुस्तक का नाम पूछ सकता है, ठीक है, किसी स्थान का नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम दे देगा, ठीक है, और संज्ञा दे देगा,
और आपसे वो क्या पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, आपसे वो विशेषताएं लिखने को पूछ सकता है, आपसे वो कार्य लिखने के लिए पूछ सकता है। समझ रहे बात को? किसी पुस्तक का नाम आ गया, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम आ गया, किसी संस्थान का नाम आ गया। बात समझ रहे? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, यदि संज्ञा का आता है, किसी पुस्तक का नाम, स्थान का, व्यक्ति का, तो हमें सिंपल सी बात है 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट नहीं तो कम से कम 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे उसके बारे में। और यदि परिभाषा आती है तो परिभाषा सिंपल सी बात है, हमारी परिभाषा 1 लाइन में खत्म हो, 2 लाइन में खत्म हो या 3 लाइन में खत्म हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, विशेषताएं लिखने के लिए आ रही है तो बस सिंपल सी बात है 3 विशेषताएं लिख देंगे। कार्य लिखने के लिए आ रहे हैं हमें तो हम बस 3 कार्य लिख देंगे। ये हमारे पास फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन पूछने का। जैसे अभी उस सिंपल सी बात है, पुस्तक पूछ लिया था, द रिपब्लिकन। ठीक है, 3 मार्कर में आ गया था। व्यक्ति हमें पूछ लेगा वो राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसी स्थान का नाम भी दे सकता है, इथिक्स में कोई अच्छा स्थान हो तो। विशेषताएं लिखने के लिए पूछ सकता है, मनोवृत्ति की 3 विशेषताएं लिखो। कार्य पूछ सकता है वो हमें, मनोवृत्ति का कार्य पूछ लेगा। परिभाषा पूछ सकता है, मूल्य किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो अति लघुत्तरी का कुछ भी फॉर्मेट हो, यदि संज्ञा आती है तो हमें 3 लाइन लिखने हैं, परिभाषा आती है तो कोई डर नहीं, हम चाहे 1 लाइन में लिखे, 2 लाइन में लिखे, 3 लाइन में लिखे। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, हाँ, यदि एक बात और है, यदि कभी परिभाषा लिखने को आती, जैसे कार्य लिखने को लिया है तो कार्य तो हमें पूरे 3 लिखने पड़ेंगे, विशेषताएं तो पूरी 3 लिखनी पड़ेगी। हाँ, परिभाषा कभी कभी क्या हो सकती है कि परिभाषा आपकी क्या 1 लाइन में खत्म हो जाए या 2 लाइन में खत्म हो जाए, तो तीसरी लाइन खाली बच रही तो उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता हो तो अब लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मनोवृत्ति की परिभाषा आती है तो मैंने लिखा कि मनोवृत्ति क्या है, तो मैं लिखूंगा किसी व्यक्ति विषय के प्रति व्यक्ति के मन में जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव होता है वही क्या है, मनोवृत्ति है। 1 लिखा, 2 लिखा, मतलब 2 में ही पूरी हो गई। अब तीसरी लाइन बच रही है तो मैं लिख सकता हूं, हाँ, मनोवृत्ति के 3 तत्व होते हैं, ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अतिरिक्त लिख सकते, पर कब, जब जगह बच जाए तब, है ना। और आपके पास समय हो कि हाँ मेरे पास समय है, मैं लिख सकता हूं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते रहेंगे, है ना। जैसे अभी मनोवृत्ति वाला टॉपिक हुआ है तो हमने थोड़ी डिस्कस करी है ताकि आप लोगों का थोड़ा एक जो बेस है आंसर राइटिंग के प्रति, है ना, हल्का सा जो बेस है वो तैयार हो जाए। क्योंकि एक बार में मैं आपको पूरी बातें नहीं बता सकता और आप भी एक बार में पूरा नहीं सीख सकते। ये तो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हमने मनोवृत्ति वाला सेशन पढ़ा है उसके बाद हम जो आंसर राइटिंग करेंगे उसको आप थोड़ा सा लिख सको, कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, प्रत्येक टॉपिक के बाद हमारा यही काम होगा, हम अति लघु उत्तरी को कैसे सुधार सकते हैं, लघु उत्तरी को कैसे सुधार सकते हैं और दीर्घ उत्तरी को कैसे सुधार सकते हैं। तो ये तो मेरा आंसर राइटिंग का पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट, जिसमें आपको कुछ बातें बता रहा हूं। ठीक है, अब लघु उत्तरीय। शब्द 50 है 60 शब्द। कितनी लाइनें देगा हमें वो? 10 से 12 लाइन देगा। ठीक है, ज्यादा भी दे सकता है।
हाफ पेज दे सकता है। ठीक है, तो 50 शब्द फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, वही यदि हमें कभी कार्य लिखने को आते हैं, विशेषताएं लिखने को आती है, ठीक है, कारण लिखने को आता है, कारण के बाद प्रभाव लिखने को आता है, ठीक है, या कभी महत्व लिखने को आता है, या कभी लाभ या हानि लिखने को आती है। कार्य हो गया, विशेषताएं हो गई, कारण हो गया, प्रभाव हो गया, महत्व हो गया, लाभ हानि हो गया। तो हमें इन चीज़ों में हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत अच्छा लगता है। हमेशा हमें बुलेट में लिखना चाहिए। भाई मनोवृत्ति के कार्य लिखो, ठीक है, ये कार्य बुलेट, पहला, दूसरा ले, तीसरा ले, चौथा ले, पांचवा ले, छठा ले, खत्म। समझ रहे बात। इससे क्या होगा, पढ़ने वाले को आसानी होगी। दूसरा, लिखावट अच्छी दिखेगी। लिखावट क्या दिखेगी, अच्छी दिखेगी। ये दो काम, यानी कि आंसर राइटिंग करते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी है। मतलब कि ये कॉपी जो दी है, एक जो कॉपी है, ये आप नहीं देखोगे, सामने वाला देखोगे। तो इसे आप अच्छी कैसे बना सकते हो, ठीक है, अच्छी कैसे बना सकते हो, जितना अच्छी बना सको उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अच्छी हो, साफ सुथरी हो, इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कार्य, विशेषताएं, कारण, प्रभाव, महत्व, लाभ, हानि, ये हमेशा हम लिख सकते हैं। जैसे लाभ आया, भाई पहला लाभ ये ठीक है, दूसरा लाभ लिखा, तीसरा लाभ लिखा, चौथा लाभ लिखा, पांचवा लाभ लिखा। इससे क्या रहता है, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। उसको लगेगा पॉइंट गिन लेगा, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, उसने 4 5 पॉइंट लिखे हैं। अब हम लघु तरीके 5 नंबर तो रहेंगे। यदि हम विशेषताएं लिख रहे हैं तो 5 6 विशेषताएं बहुत है। कार्य लिख रहे हैं तो 5 6 विशेषताएं बहुत है। कारण लिख रहे हैं किसी वस्तु का, या प्रभाव लिख रहे हैं तो 4 5 6 बहुत है। महत्व लिख रहे हैं तो 4 5 6 बहुत है। समझ रहे बात को। लाभ हानि है तो 4 5 6 हानि, लाभ हानि बहुत है। ये पैटर्न हो गया। परंतु जब हमारे पास लघुत्तरी में हमारे पास यदि हम देखते हैं, यदि वो पूछता है मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, या आलोचना कीजिए, अपने विचार दीजिए, ठीक है, विश्लेषण कीजिए। यदि इस तरह से वो 6 मार्कर में हमें पूछता है, सॉरी 5 मार्कर में पूछता है, तो मूल्यांकन पॉइंट में ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेगा हमें इसे क्या करना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए। समझ रहे बात को। जैसे कि भाई भ्रष्टाचार रोकने में लोकपाल कहाँ तक सक्षम है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो हमें बस कुछ नहीं, 3 4 लाइन जो भी पैराग्राफ का यदि हम पैटर्न अपना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आलोचना कर रहे हैं तो हम पैराग्राफ का सहारा ले सकते हैं। हमारे विचार लिखने के लिए बोल रहा है तो हमें पैराग्राफ का सहारा ले सकते हैं। विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है तो हम पैराग्राफ का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि मूल्यांकन करते वक्त यदि हम पॉइंट लिखेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी लाइन कहाँ पूरी हो गई है, कहाँ खत्म हो गई है। समझ रहे हो बात को। अब लाभ हानि विशेषताएं में क्या है, हमारे पास रहता है जैसे कि मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या, तो मन में बने हुए पॉइंट रहते हैं। लोक अर्जित है, वंशानुगत नहीं है, सकारात्मक होती, नकारात्मक होती है, ठीक है। और मूल्यांकन में भी आपसे यही पैराग्राफ की ही मांग करता है लगभग, ठीक है। मूल्यांकन, आलोचना, आई होप कि आप थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे। और ये जो मैंने लघुत्तरी का बताया ना आपको, ये लघुत्तरी का, ठीक है, ये सेम काम करेगा आपको कब, अब ये सेम काम करेगा आपका दीर्घोत्तरी पे। हाँ, बस बात ये है कि अब जो 5 मार्कर है, ठीक है,
इसमें आपको निष्कर्ष लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको 10 लाइनें तो मिलेगी, ठीक है, 10 से 12 लाइनें तो मिलेगी ही मिलेगी। अब 10 से 12 लाइनें में हमारा क्वेश्चन पूरा होगा या हम निष्कर्ष लिखेंगे? समझ रहे बात? अब देखो, कार्य विशेषताएं, इनमें तो ज़्यादा निष्कर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमसे वो मूल्यांकन कराता है, ठीक है, या विश्लेषण कीजिए, तो एटलीस्ट जैसे मूल्यांकन वाले में तो हमें मेरे हिसाब से निष्कर्ष की ज़रूरत रहती ही रहती। जैसे हमने मूल्यांकन करा तो निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका निष्कर्ष ये निकला, और वो भी कितना है, केवल 1 या 2 लाइन का, उससे ज़्यादा हम निष्कर्ष नहीं लिख सकते। या फिर 5 मार्कर में हमें निष्कर्ष लिखने से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि निष्कर्ष 2 से 3 लाइन में तो जाएगा ही, 2 लाइन में तो जाएगा ही, फिर हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखने में कमी आ जाएगी। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि बस लिख दो, आगे बढ़ जाओ। यदि हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं तो 8 में कुछ में लिख दो, कुछ में छोड़ दो। समझ रहे बात को? यदि सब में लिख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, सब में लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो आपसे विचार जानेगा कहाँ पर? दीर्घ उत्तरी में। हाँ, आपको दीर्घ उत्तरी में प्रॉपर वे में सब चीज़ें देखेगा वो। देखना, वो 5 मार्कर में वो आपको इग्नोर कर, आपको वो छोड़ सकता है, ठीक है यार, उसको भी पता है, कोई थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहता है, बच्चा लिख रहा है 10-12 लाइन में, ठीक है, कैसे भी लिख दो, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, पर दीर्घ उत्तरी में आपको बड़ा पूरा वो मौका दे रहा है, 200 शब्द दे रहा है, तो बाकायदा आपको उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्रस्तावना भी, निष्कर्ष भी, सारी चीज़ें, ठीक है। तो नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि हमारे पास दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति है। तो इसमें क्या करना है? सीधे टू द पॉइंट, ठीक है। इसमें भी क्या करना है? इसमें भी जो पूछा है वही के वही स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें प्रस्तावना देनी पड़ेगी, बात समझ रहे हो? प्रस्तावना देनी पड़ेगी, और इसमें भी सीधे, चलो इसे ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे हम ऐसा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे रहे। अब मान लो ये हमारे पास क्या है? दीर्घ उत्तरीय, लघु और अति है। मैं बोलूं कि प्रस्तावना, हाँ, कंपलसरी है, आवश्यकता नहीं है, यहां तो बिल्कुल नहीं है। समझ रहे बात को? निष्कर्ष, हाँ, जरूरी है, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में जरूरत के अनुसार, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और इनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आवश्यकता नहीं, इसका मतलब क्या है? यदि आपको लगे कि हाँ प्रस्तावना की भूमिका की जरूरत है 1 आध लाइन की, तो लिख सकते हैं। आपको लगे कि निष्कर्ष की हाँ जरूरत है, इसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो हम निष्कर्ष दे सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल हम जब लिखेंगे तो हम करेंगे, बट एक थोड़ी वो एक सीमाएं है जिसके बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। निष्कर्ष हो गया है, ठीक है। प्रस्तावना, निष्कर्ष, इसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अपने हिसाब से दे सकते हैं,
ठीक है, यदि महसूस हो रहा है तो पॉइंट में लिखने का प्रयास हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पैराग्राफ कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें पैराग्राफ को बिल्कुल फॉलो मत करो, सीधी लाइन उठाओ और लिखो। पैराग्राफ क्या बनाओगे, 3 लाइन है, पैराग्राफ बना ही नहीं सकते, है ना। ये पॉइंट ज्यादा बेटर है, मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, है ना। यदि किसी चीज को आप लिख रहे हो और यदि पॉइंट में बना, आप में इतनी क्षमता है कि आप पॉइंट बना सकते हो तो वेल एंड गुड, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं। क्या है, बहुत बेसिक बातें हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर ये खत्म हो गए, नहीं, ये तो बहुत, मैं बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग यदि 100% है तो मैं आपको केवल अभी बता रहा हूं 5%। ठीक है, मैं केवल आपको परिचित करा रहा हूँ कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। इसके बाद हम जैसे जैसे हमारा आगे सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हम आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बात आपको जान लो कि जो सिलेक्शन है भैया, सिलेक्शन का जो रास्ता है वो आंसर राइटिंग से ही जाता है। यदि आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो ना, तो आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कितनी भी अच्छी PDF पे निकाल के पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। और आंसर राइटिंग आप कब कर पाओगे, आंसर राइटिंग के लिए पढ़ने से ज़्यादा समझना पड़ता है। ठीक है, और समझाने वाले बहुत कम है, पढ़ाने वाले बहुत ज़्यादा है, ये आपको खुद को समझना है।